Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मलयालम मूवी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट 2017 के समय मलयालम मूवी इंडस्ट्री के वहाँ पे हरेसमेंट के अब्यूज़ के जो केसेज हैं वो सामने आए थे। आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर भी उस समय हरेसमेंट के रिगार्डिंग में आपको जो मीटू मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं सब केसेज को, मीटू मूवमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिस के हेमा कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। जस्टिस के हेमा कमेटी का जो रिपोर्ट है, आप देखिए कि उसकी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन के अंदर रखा गया है रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट, जब भी हरेसमेंट के बारे में या सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में मेंशन होता है तो आपको यहाँ पे 2013 के समय का जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट का जो एक्ट है उसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट का जो एक्ट है उसका बेसिक मैंडेट यही है कि हमारे जो वर्क प्लेस है उनको सेफ एंड सिक्योर रूप से डेवलप किया जा सके, जिससे कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। बट आप देखिए कि ये जो एक्ट है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर इसका एप्लीकेशन तो आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इसका इफेक्टिवनेस है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है उसको रेज किया जाता है। इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से रेज किया जाता है स्टूडेंट्स, ये जो कानून है 1997 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा जो गाइडलाइन है, विशाखा गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट किया गया था भंवरी देवी केस के थ्रू में। वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर बनाने के रिगार्डिंग में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वर्क प्लेस के रिगार्डिंग में इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि ये जब कानून है 2013 के समय गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किया गया, और इस लॉ के अंदर में 2 डिफरेंट प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आप देखिए कि इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी के रिगार्डिंग में जो प्रोविजन है उसको मेंशन किया गया है। एक लोकल जो कंप्लेंट कमेटी है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऐसे जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे 10+ जो एम्प्लॉई हैं वो वर्क किया करते हैं, 10 या 10+ जो एम्प्लॉई वर्क करते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। स्टूडेंट, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप देखिए कि जहाँ पे इस तरीके के जो हरेसमेंट के जो केसेज आए हैं, प्रोडक्शन हाउस के जो टॉप पर्सनस हैं वो ही इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है उसकी इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है उसको ये रेज करता है। लोकल कंप्लेंट कमेटी क्या है? ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लेस देन 10 के जो पर्सनस है वो एम्प्लॉय के रूप से वर्क किया करते हैं, तो आप देखिए कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके द्वारा आप देखिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक सी बॉक्स है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया था लेटर फेज के अंदर में। सी बॉक्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में जो हरेसमेंट के रिगार्डिंग में जो कंप्लेंट्स हैं उनको आप फाइल किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि जो लोकल जो पुलिस अथॉरिटी है उनके द्वारा कुछ पर्सनस हैं उनके रिगार्डिंग में जो केसेज हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। आप देखिए कि इसके अंदर एक पर्सन है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर हैं, उनके रिगार्डिंग में भी जो केस है वो यहाँ पे रजिस्टर किया गया, बट अभी उनको अरेस्ट है वो नहीं किया गया है। स्टूडेंट, जब भी हम लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में रीड करते हैं तो आपको उनके प्रिविलेज के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि कुछ कलेक्टिव प्रिविलेज हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे जो पार्लियामेंट्रियंस हैं। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको जो प्रिविलेज है वो आपको आर्टिकल 105 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका जो प्रोविजंस हैं, जो प्रिविलेज हैं, वो आपको आर्टिकल 194 के अंदर उनके बारे में मेंशन है। स्टूडेंट्स, 194 के अंदर बताया गया है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को जो अरेस्ट है, तो आप देखिए कि असेंबली अगर सेशन के अंदर है तो उसके जो 40 डेज बाद में और सेशन के दौरान में आप उनको जो अरेस्ट है वो नहीं कर सकते हो। बट आप देखिए अगर यहाँ पे जो क्रिमिनल केसेज अगर उनके अगेंस्ट में रजिस्टर है, कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर है, तो उस समय उनको जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो इम्यूनिटी है वो नहीं ग्रांट किया जाएगा। उनको जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वो एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा इन प्रिविलेज के अंदर में मेंशन किया गया है कुछ कलेक्टिव प्रिविलेज हैं, कुछ इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर प्रिविलेज हैं कि वो हाउस के अंदर में जो भी स्टेटमेंट देंगे उसके अगेंस्ट में जो केस है वो रजिस्टर नहीं हो सकता है। उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस को ओवरथ्रो भी किया गया था, उसको चेंज भी किया गया था रिसेंटली, कि अगर कोई भी यहाँ पे अनसाइंटिफिक या आप देखिए कि कोई भी क्रिमिनल टाइप का जो स्टेटमेंट है वो दिया जाता है तो उस समय में उनके ऊपर जो लॉ है वो अप्लाई करेगा, हाउस के अंदर में उनको जो प्रिविलेज है वो नहीं
प्रेजेंट समय में नहीं एप्लीकेबल है। जैसे कि आप देखिए कि अगर किसी भी पार्लियामेंट्रियन के द्वारा अगर ब्राइब है वो लिया जाता है, तो ब्राइब एज ए प्रिविलेज के रूप से यहाँ पे जो प्रिविलेज के रूप से उनको प्रोटेक्ट है वो नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट है उनके द्वारा अगर दिया गया पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर में। तो ये आप देखिए कि हमने मलयालम मूवी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, क्या उसके अंदर मलयालम जो लैंग्वेज है वो आपको क्लासिकल लैंग्वेज देखने के लिए मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या हमारा जो शेड्यूल 8 के अंदर में जो ओरिजिनल जो 14 लैंग्वेज हुआ करता था, क्या मलयालम लैंग्वेज उसका भी पार्ट है? तो स्टूडेंट्स उसका भी जो पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एविएशन सेक्टर के बारे में है, हमारे जो एविएशन सेक्टर का जो रेगुलेटरी कौन सा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 2020 के समय इसको एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से सेटअप किया गया था। और हमारे सिविल एविएशन सेक्टर का जो प्राइमरी रेगुलेटर के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में जो स्पाइस जेट नाम का एयरलाइंस है उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग में इनका जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे। आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है कि डीजीसीए के द्वारा एविएशन सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है। स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है वो दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इनको रिसेंटली। और एविएशन के अंदर में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो यूएन का जो स्पेशल एजेंसी है उसका ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के रूप से काम करता है। यूएन का जो स्पेशल एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन शिकागो कन्वेंशन है, शिकागो कन्वेंशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। जो शिकागो कन्वेंशन है उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कुछ दिन पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कनाडा के अंदर जो मॉन्ट्रियल सिटी है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स इंडिया का एक प्लेन था, आप देखिए कि नेपाल से इंडिया के लिए आने वाला था, IC-814। अभी उसके रिगार्डिंग में एक जो वेब सीरीज है या मूवी है वो रिलीज किया गया है। IC-814 भी न्यूज़ के अंदर में है काफ़ी बार। उस मूवी की वजह से आप देखिए कि इंडिया का वो जो ऐसा प्लेन हाईजैक का एक इंसिडेंट है जिसके अंदर कुछ टेररिस्ट हैं उनको रिलीज किया गया था। तो बेसिकली हमारा जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको उसके उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग में जो इनपुट है वो किस तरीके से नहीं था उसके रिगार्डिंग में वो क्वेश्चन है उसको रेज करता है। अभी ये मूवी की वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। IC-814 है जो कि नेपाल के काठमांडू जो एयरपोर्ट है वहाँ से दिल्ली के लिए आने वाला था। कुछ टेररिस्ट पर्सन्स के द्वारा इसको हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद में आप देखिए कि जो टेररिस्ट मसूद अजहर हैं उनको रिलीज करना पड़ा था वहाँ पे जो सिविलियन पर्सन्स हैं उनके रिलीज के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि प्लेन को कांधार लेके गए थे। कांधार कहाँ पे है? अफगानिस्तान के अंदर कांधार है, सदर्न पार्ट के अंदर में, और जहाँ पे उस समय तालिबान का जो रूल है वो हुआ करता था। प्रेजेंट समय में भी तालिबान का ही रूल है। 2021 के समय वहाँ पे तालिबान के द्वारा टेक ओवर किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो गुजरात के पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि गुजरात के वहाँ पे पोरबंदर है, देवभूमि जो द्वारका है, जो कि आपको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट सिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो आप देखिए कि जब भी हम गुजरात के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो आपको गुजरात का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स गुजरात का जो ईस्टर्न पार्ट है या जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, आप देखिए कि ये जो पार्ट है राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ अपना एरिया शेयर करता है। कुछ पार्ट यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ भी अपना ये जो एरिया है वो शेयर करता है। तो आप देखिए कि ये जो पार्ट है जो बेसिकली राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आपको हिल्स है उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको अरावली का जो पार्ट है यहाँ पे आबू हिल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिर आप देखिए कि छोटा नागपुर का जो हिल्स हैं वो आपको छोटा उदयपुर का जो हिल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। राजपीपला हिल्स है उनका भी प्रेजेंस है। इस तरीके से इस एरिया के अंदर आपको हिल्स का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात के वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए कि जो रण ऑफ कच्छ है, कच्छ का जो रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा जो कि सोल्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो बेसिकली काफ़ी सारे जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी प्रेजेंस है। काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनका भी प्रेजेंस आपको गुजरात के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है।
गुजरात का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, हमारी कंट्री के अंदर में किसी भी जो स्टेट का जो लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है वो आपको यहाँ पे गुजरात का ही देखने के लिए मिलेगा। सोल्ट का जो प्रोडक्शन है वो भी किया जाता है रण ऑफ कच्छ के वहाँ पे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम गुजरात के रिगार्डिंग में और भी कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करें तो आपको गुजरात के जो नेशनल पार्क हैं वो ज़रूर से पता होने चाहिए। कितने नेशनल पार्क हैं गुजरात के? वहाँ पे 4 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आप देखिए कि ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है जिसको कि वेलावदार नेशनल पार्क के नाम से भी जाना करते हैं। वेलावदार नेशनल पार्क के नाम से भी जाना करते हैं। गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ये सिचुएटेड है। आपको यहाँ पे जो भाल रीजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि गिर नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कमलेश्वर वहाँ पे डैम है, हिरन नाम का जो रिवर है वो फ्लो किया करती है। और गिर नेशनल पार्क आपको एशियाटिक जो लॉयंस है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गिर के अलावा अगर हम बात करें कच्छ के रीजन के अंदर में जो मरीन नेशनल पार्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कच्छ के रीजन के अंदर मरीन नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है, जिसको कि गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना करते हैं। और आप देखिए कि बंसदा या वंसदा नाम का एक नेशनल पार्क है वो भी सिचुएटेड है गुजरात के वहाँ पे। अगर हम गुजरात का जो रामसर साइट्स है उनके बारे में डिस्कस करें तो वाधवना है जो वडोदरा के वहाँ पे है, नल सरोवर है, ठोल है, ये इस तरीके का जो वहाँ पे जो रामसर साइट्स हैं वो सिचुएटेड हैं। रामसर साइट के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना। टोटल 4 रामसर साइट्स हैं वहाँ पे, ये आपका होमवर्क है कि गुजरात के अंदर में कौन कौन सी जो रामसर साइट है वो सिचुएटेड है। तो ये गुजरात के बारे में हुआ। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करें तो वो है SCO के पर्सपेक्टिव से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो नेक्स्ट मीटिंग है अक्टूबर के मंथ के समय पाकिस्तान के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। पाकिस्तान के द्वारा हमारे जो PM सर हैं उनको इनवाइट किया गया है SCO की मीटिंग के पर्सपेक्टिव से। SCO के बारे में रीड करते हैं स्टूडेंट। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है SCO का वो कैसा है? आप देखिए कि वर्ल्ड की जो 40% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का जो 40% पॉपुलेशन है उसको कवर किया जाता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड का आप देखिए कि जो 20% GDP है, वर्ल्ड का जो 20% ट्रेड है, जो GDP है, उसका भी जो कंट्रोल है आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि 22% जो पॉपुलेशन है उसका भी जो कवरेज है वो इस ग्रुप के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरीके से किया गया था? इसका जो 22% यहाँ पे लैंड मास है, सॉरी स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन 40% है, 20% GDP है, 22% जो लैंड मास है, वर्ल्ड का जो लैंड का एरिया है वो कवर किया जाता है SCO के द्वारा। SCO के बारे में अगर हम डिस्कस करें 1996 के समय संघाई 5 नाम के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। इसका जो इनिशियल नेम है वो भी संघाई 5 ही हुआ करता था। आप देखिए कि संघाई 5 कौन कौन से हैं। 3 तो आपको सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। आप देखिए कौन कौन से कंट्री हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ताजिकिस्तान है। याद रखना स्टूडेंट, जो तुर्कमेनिस्तान है जो कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है वो इसका जो पार्ट है वो नहीं है, कम्प्लीटली पार्ट नहीं है, अभी तक इसका जो मेंबर है वो नहीं है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इनिशियल फेज के अंदर में 1996 के समय कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रसिया और चाइना इसके जो मेंबर्स हैं वो हुआ करते थे 1996 के समय में। फिर आप देखिए कि 2001 के समय में जो उज्बेकिस्तान है उसके द्वारा ज्वाइन किया गया। 2001 के समय में उज्बेकिस्तान के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया, उज्बेकिस्तान के द्वारा। 2015 के समय उफा के अंदर एक मीटिंग होती है, उसके अंदर इंडिया को भी ऐड करने के बारे में डिस्कस किया गया, इंडिया और पाकिस्तान को। और 2017 के समय इंडिया और पाकिस्तान का जो आपको इसका मेंबरशिप है वो देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि रिसेंटली ईरान को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो SCO के अंदर कितने मेंबर्स हुए स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में? कजाकिस्तान है, चाइना, रसिया है, चाइना, रसिया है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान आया, फिर आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान है और बाद में आपको जो ईरान है वो भी आपको इसका मेंबर है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इनके द्वारा जो इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन है उसको बूस्ट किया जाता है। लास्ट मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था, बट ऑनलाइन वे में जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया वर्चुअल वे में इंडिया के द्वारा। और आप देखिए कि जो SCO का यहाँ पे आपको एक रेड्स का जो प्रोग्राम है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। रेड्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है?
रैट्स का हेडक्वार्टर आपको ताशकंद के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इसी ग्रुप के अंदर पाकिस्तान है और यहाँ पे एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड है वो भी सेटअप है। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि जो वन काइंड ऑफ हिलेरियस थिंग है कि पाकिस्तान भी प्रेजेंट है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो भी इस जो एससीओ है उसका एक पार्ट है, उसका एक विंग है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें नीलगिरी के बारे में है। नीलगिरी का आप देखिए कि जो राशन शॉप्स है वहाँ पे उनको जो फूड है उसको फोर्टिफाइड किया गया है। फोर्टिफाइड वैसे काफ़ी बार अगर कहीं पे मिनरल्स का प्रेजेंस नहीं है, मिनरल्स को प्रॉपर वे में जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको देना है, तो आप देखिए काफ़ी बार उस फूड को भी फोर्टिफाइड है वो किया जाता है। यहाँ पे फोर्टिफाइड इस वजह से किया गया है कि जो वाइल्ड एलिफेंट है, स्लॉट बियर्स हैं, उनके द्वारा बेसिकली उस फूड को ईट कर लिया जाता है, उनके द्वारा उस फूड के ऊपर अटैक किया जाता है, स्पेशली जो राइस है। तो राइस को यहाँ पे फोर्टिफाइड कर दिया गया है, तो उनका जो कम अटैक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि एलिफेंट के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, नीलगिरी के बारे में रीड करते हैं, तो आपको नीलगिरी तहर के बारे में पता होना चाहिए कि नीलगिरी तहर है वो किसका स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु का। पर सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है, केरल के वहाँ पे। केरल के वहाँ पे आप देखिए कि इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो संख्या है नीलगिरी तहर का देखने के लिए मिलता है। लिटिल बिट डिफरेंट है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अंदर डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो गोट हुआ करते हैं वो डिफरेंट हुआ करते हैं, नीलगिरी तहर है वो लिटिल बिट उनका उनका जो हॉर्न्स है वो भी आपको थोड़े अलग हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अब आप देखिए कि एलिफेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सबसे ज़्यादा हमारे एलिफेंट कहाँ पे हैं, कर्नाटका के वहाँ पे, फिर आपको आसाम के वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, फिर केरल के वहाँ पे एलिफेंट्स का जो प्रेजेंस है। नेक्स्ट आप देखिए कि एलिफेंट के रिगार्डिंग में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको कि ऑस्कर के अंदर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड है वो भी दिया गया था। इंडिया से एक कपल है जिनके द्वारा एलिफेंट्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरीके से उनका केयरिंग है, उसके बारे में वो डॉक्यूमेंट्री आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि ऑस्कर अवार्ड है वो भी दिया गया था। स्लॉट बियर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो स्टूडेंट जो स्लॉट बियर्स हैं तो आप देखिए कि ड्राई एंड मॉइस्ट का जो एरिया है उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जो बियर्स का जो स्पीसीज है उनका वन ऑफ द स्पीसीज जिसका इंडिया के अंदर प्रेजेंस है, स्लॉट बियर्स नॉक्ट्यूर्नल हुआ करते हैं, रात को आप देखिए कि जगा करते हैं, और दिन के समय में काफ़ी जो स्केटर्ड एरिया है, काफ़ी दूर का जो एरिया है वहाँ जाके इनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटका एंड गुजरात के वहाँ पे स्लॉट बियर का जो सेंचुरी है वो सिचुएटेड है। आईयूसीएन स्टेटस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वल्नरेबल इनका आईयूसीएन स्टेटस है स्लॉट बियर का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर में इसको प्रोटेक्ट किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के थ्रू। और साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है, साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके थ्रू भी आप देखें कि इसका जो प्रोटेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लोकल जो पंचायत इलेक्शंस है उसके अंदर में किसी भी कैंडिडेट को आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं करवाया जाएगा। हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ग्रास रूट लेवल पे ऊपर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है उसको नहीं यूज किया जाता है। तो गांव का जो पंचायत है जिसके अंदर सरपंच बनते हैं, आप देखिए कि हर एक गांव, कुछ गांवों के अंदर में, कुछ स्टेट्स के अंदर में जो सरपंच का जो टाइटल है उसको डिफरेंट नाम से जाना करते हैं, अलग अलग नाम से उसको जाना करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सिंबल्स हैं उनको ना यूज़ किया जाए, उसके बारे में पंजाब गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। इस न्यूज़ को क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया, क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से इलेक्ट करना है उसके रिगार्डिंग में डिसीजंस लिए जा सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसको याद रखना इस तरीके से, 2015 के समय राजस्थान के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट आता है, राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है कि हमारे जो सरपंच बनेंगे, पंच बनेंगे, सरपंच बनेंगे, फिर उसके बाद में जो हायर लेवल है ब्लॉक लेवल के ऊपर में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में है, उनके रिगार्डिंग में एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो इम्पोज किया गया कि मिनिमम आपको 10th है वो पास होना चाहिए, आपका मिनिमम आपका जो 12th है वो पास होना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको इम्पोज किया गया था। फिर हरियाणा के अंदर भी इम्पोज किया गया, हरियाणा के अंदर एक पर्सन है राजबाला, उनके द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया, और कोर्ट के अंदर में आप देखिए कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन या राइट टू वोट के रिगार्डिंग में जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और स्टूडेंट्स उसी वजह से आप देखिए कि 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर के अंदर में, तो आपको जो डेवलपमेंट है उसी के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं
तो आपको यहाँ पे एक जानकारी ये होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्शंस के क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस है वो लिए जा सकते हैं। यहाँ पे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे पंचायत इलेक्शन के अंदर में, विदाउट पर्सन्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। पॉलिटिकल सिंबल का यूज आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बोंडा नाम का एक ट्राइब है, बोंडा नाम का जो ट्राइब है वो पीवीटीजी कम्युनिटी है, फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस हैं उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। उड़ीसा के अंदर ये ट्राइब मिलती है। उड़ीसा के अंदर आप देखिए कि मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, मलकानगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको ये जो ट्राइब है वो देखने के लिए मिलती है। फॉरेस्ट फूड के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है, फॉरेस्ट फूड के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। और आप देखिए कि इस ट्राइब से रिलेटेड एक पर्सन है जिनको अभी रिसेंटली नीट के एग्ज़ाम के थ्रू में एमबीबीएस प्रोग्राम के अंदर जो एडमिशन है वो हुआ है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। आप देखिए कि फर्स्ट पर्सन है, इनके एक टीचर हैं, उनके द्वारा इनको इंस्पायर किया गया था जब ये स्कूल के अंदर हुआ करते थे। फिर इनको एक लोकल कोचिंग के थ्रू इन्होंने प्रिपरेशन किया और बाद में इनका देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो कट ऑफ है उस तरीके से इनके द्वारा जो सीट है उसको सिक्योर किया गया। तो स्टूडेंट जो पीवीटीजी कम्युनिटी है उससे रिलेटेड ये पर्सन है। उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी जो कम्युनिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है जो आपको ईस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और फॉरेस्ट फूड के ऊपर जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट आइसोलेटेड जो कम्युनिटी है उसके इस पर्सन के द्वारा एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेना। और आप देखिए कि इनके द्वारा अगर डॉक्टर जो एमबीबीएस है वो कंप्लीट किया जाएगा तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ जो चेंजेज है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए उत्तराखंड की पर्सपेक्टिव से है। उत्तराखंड के वहाँ पे एक फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया था जिसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉई हैं, 4 के आसपास एम्प्लॉई हैं, उनका वहाँ पे डेथ हुआ था। अब आप देखिए कि जून मंथ का ये न्यूज़ अगर आपने रीड किया होगा तो न्यूज़पेपर उस समय में, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बिनसार नाम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड का, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बिनसार नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो फॉरेस्ट फायर का सामने आया था। कुछ आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कुछ ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया था। अब आप देखिए कि उनका जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, उनका जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद में उनको फिर से जो सर्विस है उसके अंदर रीइंस्टेट किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। अब आपको इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में क्या पता होना चाहिए, तो आपको अल्मोड़ा के अंदर बिनसार नाम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए उत्तराखंड के वहाँ पे। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आर्टिकल 20 के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है उसके रिगार्डिंग में आर्टिकल 20 को रीड किया था। आर्टिकल 20 बेसिकली क्या है कि हमारे जो अरेस्टेड पर्सन है उनके कुछ राइट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 20 के अंदर में। नो डबल जीओ पार्टी है कि आप देखिए कि आपके द्वारा ऑल 3 जो प्रोविजंस है उनके बारे में हम रीड करते हैं पहले। फर्स्ट आप देखिए कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि नो एक्स जो आपका जो रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में जो कानून है उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। सपोज कीजिए आपने कोई चोरी किया, कोई क्राइम है वो कमिट किया, उस समय यहाँ पे सज़ा है कि आपको 1 मंथ का जो सज़ा है वो दिया जाएगा। बट आपको जब सज़ा होता है उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा उसको चेंज कर दिया गया, उसको कर दिया गया कि आपको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया जाएगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव वे में जो कानून है वो नहीं फ्रेम होगा बैक डेट के अंदर में, उसी समय का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा किसी भी पर्सन के ऊपर में जिस समय उनके द्वारा जो क्राइम है वो कमिट किया गया है। तो आप देखें कि नो एक्सपोस्ट जो यहाँ पे जो लॉ है उसके एप्लीकेशन के बारे में है कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में कानून अप्लाई नहीं होगा। बट ये ओनली क्रिमिनल केसेस के अंदर है, सिविल केसेस के अंदर में जो रेट्रोस्पेक्टिव वे में जो कानून है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट डबल जीओ पार्टी के बारे में है कि आपको यहाँ पे डबल टाइम्स जो सज़ा है वो नहीं दिया जाएगा। बट स्टूडेंट जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, जो नॉन जुडिशियल बॉडीज़ का जो इंक्वायरी है उसको यहाँ पे डबल जीओ पार्टी के रूप से आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका 2 टाइम जो इंक्वायरी है उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को आप यहाँ पे नहीं काउंट करोगे, तो डबल जीओ पार्टी के अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो नहीं है। और थर्ड अगर हम बात करें जो विटनेस के पर्सपेक्टिव से है कि आप अपने ही केस के अंदर जो विटनेस है वो नहीं बन सकते हो। बट डेट डज नॉट मीन्स कि आपके द्वारा जो ब्लड सैंपल्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे, आपके द्वारा जो बेसिकली पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। वो बेसिकली जो राइट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आर्टिकल 20 का प्रोविजन था, इसी वजह से हमने यहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिजीनियस जो हमारा स्पीसीज है ट्रीज़ का, उसके बारे में है।
आप देखिए स्टूडेंट्स कुछ ट्री का स्पीसीज हैं जिनको कि बेसिकली बताया गया है कि वो लोकल जो इन्वायरमेंट है उसके लिए फिजिबल नहीं है, उसके लिए सही नहीं है। तो उन ट्रीज़ को बेसिकली यहाँ पे प्लांटेशन का जो ड्राइव है उसके अंदर यूज ना किया जाए। 33% जो फॉरेस्ट का जो कवरेज है उसको इंक्रीज करना है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये टारगेट है। रिसेंटली आप देखिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो वन महोत्सव जो ड्राइव है, जो प्लांटेशन ड्राइव है, उसको चलाया गया था। वन महोत्सव के बारे में आपको एक जानकारी होना चाहिए। वन महोत्सव के बारे में आपको एक जानकारी होना चाहिए। 1949 के समय में हमारा जो 1949 के समय से जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई का जो समय है, वन महोत्सव का जो ड्राइव है वो आपको कंप्लीट कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है। के एम मुंशी नाम की जो पर्सनैलिटी है, के एम मुंशी नाम का जो पर्सनैलिटी है, उनके द्वारा बेसिकली स्टूडेंट जो बेसिकली आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर देखने के लिए मिलेंगे, के एम मुंशी हैं। तो आप देखिए कि उनके द्वारा इस वन महोत्सव को चलाया गया था 1949 के समय में, इंडिपेंडेंस के बाद में, और कंटिन्यूस ये ड्राइव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक पेड़ माँ के नाम, इस तरीके से जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर हम उन लोकल जो स्पीसीज हैं उनके यूटिलाइज के बारे में यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए कि आपसे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि क्या कोई ये जो स्पीसीज हैं वो इन्वेजिव स्पीसीज हैं या नहीं है। ऐसा आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार। बटनवुड मैंग्रोव है जिसके रिगार्डिंग में पीआई हेल है वो कोर्ट के अंदर में है। डेविल ट्री है और अम्ब्रेला आप देखिए कि आपको मडागास्कर के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो उन जो ट्रीज हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ काफ़ी ज़्यादा सोप्स हैं, जो विंड से उनका जो डैमेज का जो सिचुएशन क्रिएट होता है। किसी के द्वारा आप देखिए कि टू मच वाटर है उसको यूज किया जाता है, ग्रास रूट लेवल का जो वाटर है उसे। तो ऐसे कुछ इंडिजीनियस स्पीसीज नहीं है, उनके यूज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, उनको नहीं प्लांटेशन के अंदर यूज किया जाए। स्टूडेंट्स बेसिकली आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना। बुल्ढाना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक कम्युनिटी पाई जाती है, डंगर कम्युनिटी है। स्टूडेंट डंगर कम्युनिटी आपको बेसिकली डंगर जो कम्युनिटी है आपको ओबीसी का ही कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टेट के अंदर उनको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ओबीसी के अंदर ही आप देखिए कि जो वंचित वर्ग है जिसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिला। अभी जो डंगर कम्युनिटी है उनका डिमांड भी है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो दिया जाए। आप देखिए कि इनके द्वारा एनिमल्स है उनको रखा जाता है और इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया के अंदर में जब भी इनके द्वारा एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए लाई जाते हैं तो इनके ऊपर जो फाइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनके ऊपर जो फाइन है वो लगा दिया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। स्टूडेंट्स हमारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ट्राइबल कम्युनिटी के रिगार्डिंग में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 के समय का। अब ये जो 2006 के समय का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये बेसिकली आप देखिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब के पर्सपेक्टिव से कि ट्राइबल कम्युनिटी होना चाहिए। बट यहाँ पे जो डंगर कम्युनिटी है वो किसका पार्ट है, ओबीसी का, अदर बैकवर्ड जो क्लासेज हैं उसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इनका डिमांड है कि हमको एसटी का जो स्टेटस है वो दिया जाए। यहाँ पे जो अननेसेसरी जो फाइन है वो उनके ऊपर ना लगे, क्योंकि वो आप देखिए कि जो नोमेडिक एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके रिगार्डिंग में उनका जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलेगा। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो क्रेटर का जो आप देखिए कि कोलिजन की वजह से लोनार लेक है वो क्रिएट हुआ था, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे ही सिचुएटेड है। लोनार लेक कहाँ पे है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आयुष मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के बारे में है। आयुष मिनिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन है वो क्या है कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है, जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसको ओमिट किया गया था नोटिफिकेशन के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि वहाँ पे नोटिफिकेशन को स्टे लगाया गया है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं होना चाहिए। हमको जो हमारे आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक के अलावा यूनानी है, सिद्धा है, इस सेक्टर का जो मेडिसिन है उसके अंदर भी जो क्वालिटी मॉनिटरिंग है उसको कैरी करने का ज़रूरत है। उन सभी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। अगर एडवर्टाइजर के द्वारा या रेगुलेटर के द्वारा इस तरीके का इंसिडेंट किया गया है तो उनके द्वारा अपोलोजाइज भी किया जाए न्यूज़पेपर्स के थ्रू में। कीव के अंदर में आप देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट के लिए गए थे, तो इस विजिट का जो इम्प्लीकेशन है वो क्या देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के द्वारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को प्रमोट किया गया। किसी भी ब्लॉक का जो पार्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा पीस को हमेशा प्रमोट किया जाता है कि पीस को हमें इस्टेब्लिश करना है वर्ल्ड के अंदर में।
आपको हमारे जो DPSP का जो आर्टिकल 51 है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 51 के अंदर क्या बताया गया है कि हमारे जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जो लॉज हैं उसके थ्रू जो पीस को जो इस्टेब्लिशमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 51 के थ्रू में 352 जो आर्टिकल है वॉर के रिगार्डिंग में इमरजेंसी प्रोविजन का उसको हमने कभी यूटिलाइज नहीं किया है। इसी वजह से इंडिया का एक प्रेजेंस है पीस का रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में, और काफ़ी बार जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन के जो कमीशंस रहे हैं उसका भी इंडिया पार्ट है कंटिन्यूस, जिससे कि पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कीव के अंदर पीस का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो इंडिया का एज ए विश्व गुरु का जो यहाँ पे जो टाइटल है वो बताया गया है कि उनका जो इमेज है वो बूस्ट हो सकता है। और बाकी कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। हमारे एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चंस वो नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर में आप देखिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कि इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, रसिया के साथ हमें रिलेशंस क्यों स्ट्रेंथन रखने हैं क्योंकि मिलिट्री पर्पज से भी रसिया है वो इम्पोर्टेंट है। क्राइसिस के समय इंडिया का जो फ्रेंड है वो आपको रसिया है वो देखने के लिए मिलता है, हमारा जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक के बारे में है, हमारा जो बायोटेक के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक मिशन है उसको लॉन्च किया गया। मिशन का नाम है बायो E3। मिशन का नाम है बायो E3 बेसिकली क्या है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, बट उसके साथ साथ हमें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बूस्ट करना है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आप देखिए कि 1986 के समय में हमारे कंट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसको हमने सेटअप किया था 1986 के समय में। स्टूडेंट्स, उसी समय में आपको आईटी इंडस्ट्री का जो डोमिनेशन है वो भी देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि 90s के एरा के समय जिस तरीके से हमारा जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर बूस्ट आपको देखने के लिए मिला, वैसा जो बूस्ट है वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर नहीं हुआ। तो इसी इनिशिएटिव के थ्रू जो मेन मैंडेट है वो यही है कि आईटी इंडस्ट्री की तरह जो बूस्ट है उसको सेटअप करना है, उसको बूस्ट को यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी हमको लेके आना है, जिससे कि इसको प्रमोट किया जा सके। इंडिया अलग अलग डोमेन्स के अंदर इंडिया अपना जो रोल है बायोटेक्नोलॉजी की वे के थ्रू रोल है वो प्ले कर सकता है। जैसे कि आप देखिए वैक्सीन के सेक्टर के अंदर में इंडिया को, वैक्सीन के सेक्टर के अंदर इंडिया को वैक्सीन फैक्ट्री के नाम से जाना करते हैं कि इंडिया वैक्सीन या जो हमारा फार्मास्यूटिकल है उसके प्रोडक्शन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है वर्ल्ड के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनको भी अपना जो वैक्सीन है वो सप्लाई किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइजेशन है वो आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फूड का जो सेक्टर है, हर एक सेक्टर के रिगार्डिंग में आपको इसका यूज है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर में इंडिया को यहाँ पे एक ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर के रूप से जो डेवलप किया जाए वही इसका मेन मैंडेट है बायो E3 जो प्रोग्राम है उसका। ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में है कि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके जो इलेक्शन है एक तो टाइम के ऊपर कंडक्ट हो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे टोटल आपको 34 जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो देखने के लिए मिलते हैं। आउट ऑफ 34 के अंदर जो 11 स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा समय समय पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको एम्पावर किया गया है डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग में, कि वार्ड लेवल के ऊपर जो डिलिमिटेशन है वो उनके द्वारा कैरी आउट किया जाए, समय समय पे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट हों। बाकी स्टेट्स के अंदर में आपको लिटिल बिट इरेगुलेटरी है या आप देखिए कि जो कंटिन्यूटी है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में था जो आपको आर्टिकल 243 के से लेकर 243 ZA तक आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 243 के से लेकर ZA तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। और 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जिसे सेटअप किया गया। तो गवर्नमेंट का मेन मैंडेट यही होना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के अंदर में, पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर इंश्योर किया जाता है, तो उसको यहाँ पे इंश्योर करने के रिगार्डिंग में डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज हो। और कैग के द्वारा समय समय पे इनका ऑडिट भी किया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए, डिलिमिटेशन प्रॉपर वे के अंदर हो, उनको जो प्रॉपर फंड है वो यहाँ पे अलोकेट किया जाए, उन सभी एरियाज के बारे में डिस्कस किया गया। जेंडर बजट के बारे में है। जेंडर बजट क्या है?
4 एंड 5 के समय ये कॉन्सेप्ट आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। क्या तो आप देखिए कि वुमेन्स को एम्पावर करने के रिगार्डिंग में वुमेन्स का जो स्पेसिफिक कुछ 100% जो फंड का जो अलोकेशन किसी स्कीम के थ्रू वुमेन्स को ही किया जाए। या आप देखिए कि प्रो वुमेन आपको कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि कोई इनिशिएटिव है जिसके अंदर अराउंड 30% जो मनी है वो वुमेन्स का ही रिगार्डिंग में उसको एक्सपेंडिचर किया जाए, जिसको कि हम जेंडर बजट का जो कैटेगरी है उसका एक प्रोसेस है उसके रूप से यहाँ पे काउंट करते हैं। वुमेन्स को एम्पावर करने के रिगार्डिंग में है जेंडर बजट का जो सेक्शंस है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो 1% आपको जो प्रो वुमेन जो 3 लाख करोड़ के आसपास जो प्रो वुमेन जो प्रोग्राम है वो देखने के लिए मिलते हैं बजट के थ्रू में। यहाँ पे जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। स्कीम्स आप देखिए कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा MG नरेगा का जो स्कीम है जिसके थ्रू वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है उसको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो मनी है वो वहाँ पे पहुँच सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोलंबो का जो विजिट है उसके बारे में है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 4 कंट्रीज इसका मेंबर हुआ करते हैं। आप देखिए कि इंडिया है मॉरिशस मालदीव, इंडिया है मॉरिशस है, मालदीव है और इसके अलावा श्रीलंका है। बट आप देखिए कि रिसेंटली बांग्लादेश को भी वेलकम किया गया है इंडिया के द्वारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के रिगार्डिंग में। हमारे जो NSA है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो कोलंबो के लिए 2 दिन का विजिट के लिए गए हैं। IMD के द्वारा वार्निंग को इश्यू किया गया कि साइक्लोन का जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकता है सौराष्ट्र एंड बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर में, लैंड एरिया के अंदर डिप्रेशन क्रिएट होने की वजह से। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे आपको साइक्लोन्स कब देखने के लिए मिलते हैं, मई या जून का जो मंथ है, मई या जून का मंथ जब एक्सेसिव हमारा जो लैंड एरिया है वो हीट करता है तो उस समय लो प्रेशर का एरिया है वो क्रिएट होगा। इसके अलावा आप देखिए कि आपको अक्टूबर एंड नवंबर के समय भी जो साइक्लोन का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता है। बट फर्स्ट टाइम अगस्त का जो मंथ है, जो सितंबर का जो मंथ है, उस समय साइक्लोनिक जो कंडीशंस है वो डेवलप हुई है। लास्ट टाइम 1964 के समय हुआ था। और आप देखिए कि जो गुजरात के अंदर सौराष्ट्र का जो रीजन है, इसके अलावा आप देखिए कि जो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, तो जल्दी वहाँ पे एक्सेसिव जो रेनफॉल है, साइक्लोनिक जो कंडीशंस है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर जो अटैक किया गया उसके बारे में मेंशन है। रशिया और USA एंड चाइना के जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके उसके बारे में मेंशन किया गया है। और रशिया के द्वारा आप देखिए कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे लहोनक एंड दोनस्तक का जो एरिया है उसको उनके द्वारा अनेक्स किया गया है उसके बारे में मेंशन है। F-16 जो फाइटर जेट है उसका आप देखिए कि जो फाइटर जो प्लेन का जो यहाँ पे पायलट है उनका डेथ हुआ है F-16 का, उसके बारे में मेंशन है। और श्रीलंका का जो इकोनॉमी है उसके बारे में मेंशन किया गया है। कोई लोकेशन बेस्ड न्यूज़ नहीं है। एक दोनस्तक एंड लहोनक जो एरिया है उनके बारे में आप जरूर से रीड कर लेना, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेट यूक्रेन के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।